नमस्कार दोस्तों, वी आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं हमारी मुख्य परीक्षा सीरीज का पेपर 7, जिसमें आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये प्रश्न पत्र 7 का भाग 1 का एक और अधिनियम है। हम जल्द ही ये पूरे अधिनियम की जो हमारी सीरीज है इसको कंप्लीट कर देंगे। यदि अभी तक आपने हमारी सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो आई बटन में जाके देख सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसके पहले यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं या इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखें तो हम देखेंगे कि इसके पहले हमने एक अधिनियम बनाया 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसे 1976 में हमने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से प्रवृत्त किया। यदि आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो इसके पूर्व की वीडियो में इस एक्ट से संबंधित जानकारी हमने दी है, उसे आप देख सकते हैं। भारतीय समाज में यदि हम बात करें तो भारतीय समाज वर्ण विभाजन में आधारित है। तो इसमें जो चौथा वर्ण रहा जिसे शूद्र के नाम से जाना गया, कालांतर में वर्ण विभाजन में व्याप्त बुराइयों के कारण उसमें और बाकी वर्गों में छुआछूत आ गई, जिससे हुआ ये कि भारत में जो पहले सार्वभौमिक समरसता थी या समता की भावना थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गई। तो भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और अलगाव से स्वतंत्र भारत में समता के मूल्य को प्राप्त करने के लिए 1955 में हमने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया, ताकि देश में सभी जो नागरिक हैं वो स्वतंत्र और समता की भावना को महसूस कर सकें। किंतु ये अपने मूल्यों को प्राप्त नहीं कर पाया ये अधिनियम, और इसमें जो कमियां थी उसके कारण सरकार को इसमें व्यापक सुधार करने पड़े। और 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इसका पुनर्गठन किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न इसके बाद भी नहीं रुका, जिसके कारण भारत सरकार को एक ऐसे अधिनियम की जरूरत पड़ी जिससे दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, जल्द से जल्द उनको न्याय मिल सके और राहत और पुनर्वास का भी उनका काम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने फिर एक अधिनियम का निर्माण किया, जो अधिनियम आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये इसका पूरा ब्रीफ है कि आपको 2 नंबर या 4 नंबर में आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आपको क्या लिखना है। तो आप सामान्य जानकारी इसमें यही लिख सकते हैं कि ये विशेष अदालत के निर्माण और राहत और पुनर्वास के लिए इस अधिनियम का निर्माण हुआ है। इसकी सामान्य जानकारी की यदि हम बात करें तो इसमें कुल अध्याय है 5, कुल धाराएं हैं 23। अधिनियमित होने की तिथि है जिस दिन इसे राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हुई, वो तिथि है 11 सितंबर 1989, और इसे इम्प्लीमेंट या लागू करने की तिथि है 30 जनवरी 1990। तो 30 जनवरी क्या है, आप सबको मालूम है कि 30 जनवरी हमारे यहाँ शहीद दिवस है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। उस तिथि पर इसे लागू किया गया है। इसका जो विस्तार है वो अब संपूर्ण भारत में है। पूर्व में जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था, वर्तमान में संपूर्ण भारत में ये लागू है। और इस अधिनियम की खास बात यह है कि ये केवल नॉन ST SC लोगों पर ही लागू होगा। मतलब जो लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं हैं, केवल उन्हीं लोगों के ऊपर यह अधिनियम लागू होगा, या इसमें जो अपराधी होंगे वो नॉन SC ST वाले लोग ही होंगे। अभी हम यदि अपराधों की प्रकृति की बात करें कि इसमें जो अपराध की प्रकृति है वो कैसी है, तो आप देखेंगे पहली बात है इसमें ये गैर जमानती है। मतलब इसमें आपको जमानत, यदि इस अधिनियम के तहत आपके ऊपर कोई अपराध दर्ज होता है तो आपको उसमें जमानत नहीं मिलेगी। ये इसकी धारा 18 में लिखा गया है, और आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें विवाद भी बहुत हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उसके बाद इसमें संशोधन भी हुआ, ये हम आगे देखेंगे। सेकेंड है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय मैंने इसके पहले भी आपको इसके पूर्व अधिनियम में बताया है। संज्ञेय का मतलब यही होता है कि बिना वारंट के भी आपकी गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। अशमनीय अपराध तीसरा अपराधों की प्रवृत्ति है। तो जो अशमनीय जो शब्द है उसका ये मतलब है कि आप इस अधिनियम के तहत यदि दर्ज मामला है तो इसमें आप समझौता नहीं कर सकते हैं।
अशमनीय का मतलब ये है कि आप जो पीड़ित है और जो अभियुक्त है उन दोनों के बीच में समझौता नहीं हो सकता। इसमें आपके ऊपर यदि अपराध दर्ज हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम संवैधानिक उपबंधों में कि भारत में भारतीय संविधान ने संवैधानिक उपबंधों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं। यदि हम इसके पहले भाग को देखें तो इसमें है एससी की परिभाषा या अनुसूचित जाति की परिभाषा। आप सभी लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, बहुत ही मुख्य बात है, और इसमें यदि क्वेश्चन बनता भी है तो ये भी बन सकता है कि अनुसूचित जाति की परिभाषा बताइए, या ये कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल से लिया गया है। ऐसा एक अति लघु उत्तरी में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीसरे पेपर में भी बन सकता है और आपके इस पेपर में भी बन सकता है, तो वो ध्यान से देखिएगा। अनुसूचित जाति की परिभाषा है अनुच्छेद 366(24) में। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। अनुच्छेद 366(24) में भारतीय संविधान ये बताता है कि अनुच्छेद 341 के तहत शामिल की गई जातियां अनुसूचित जाति है, और अनुच्छेद 341 ये बताता है कि राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकते हैं। दो बातें हैं इसमें, एक है 341 जिसमें ये अधिकार दिए गए हैं कि राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकते हैं, और अनुच्छेद 366(24) में अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 366(25) में, और अनुच्छेद 342 जो है उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकता है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 14। अब आप देखेंगे कि अनुच्छेद 14 जो है वो भारतीय संविधान का भाग 3 का भाग है, और ये समता की बात करता है। समता की बात में आर्टिकल 14 जो है या अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इन दो बातों की बात करता है। इसमें जो विधि के समक्ष समता है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, और जो विधियों का समान संरक्षण है वो हमने अमेरिका से लिया है। इसका मतलब मैं जल्दी से बता देता हूं। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, और विधियों का समान संरक्षण का मतलब है कि कानून, जो भी कानून देश में लागू है उसका जो संरक्षण है या उसकी जो सुरक्षा है वो सबको एक समान रूप से मिलेगी। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो अधिनियम बना है ये तो आपके मन में आएगा कि ये तो बिल्कुल बाकी लोगों को और अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के बीच विभेद प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति केवल उन्हीं की सुरक्षा और कल्याण की बात की गई है, उन्हीं के राहत पुनर्वास की बात की गई है, और बाकी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए इसमें कोई बात नहीं की गई है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 14 के ही विधियों के समान संरक्षण के अनुरूप इसमें जो व्यवस्था की गई है वो विधियों के समान संरक्षण के कारण की गई है। तो इसमें एक शब्द आता है संरक्षात्मक विभेद या प्रोटेक्टिव डिस्टिंक्शन, ये इंग्लिश का वर्ड है। संरक्षात्मक विभेद जो है इसका ये मतलब है कि हम यदि किसी ऐसे समाज के ऐसे निचले तबके के लोगों को यदि ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, या संविधान जो ऐसे लोग जो विकास में बहुत पीछे हो गए हैं यदि उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और उनका राहत और पुनर्वास का काम कर रहा है, तो वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के मार्ग में प्रशस्त होने का काम कर रहा है, या जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य है भारतीय संविधान का, उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए संविधान को यह अधिकार प्राप्त है कि वो निचले तबके के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए ऐसे कुछ प्रावधान कर सकता है जिससे वो समाज में, समतामूलक समाज में अपना स्थान ग्रहण कर सकें। यही है संरक्षात्मक विभेद जिसके तहत इस कानून का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं संवैधानिक उपबंधों में कि पूरे संविधान में एससी और एसटी के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। इसमें पहला आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में आप जैसा कि जानते हैं शैक्षणिक संस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है, जिससे उनकी जो संख्या है वो भी नौकरियों में आए। अनुच्छेद 17
बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अंत करता है, जिसके लिए हमने 1955 में एक एक्ट लाया है। अनुच्छेद 46 की यदि मैं बात करूं तो ये बात करता है आपका भाग 4 में, कमजोर वर्ग व विशेषकर एससी एसटी वर्ग के नागरिकों को शोषण व सामाजिक अन्याय से बचाना राज्य का कर्तव्य होगा। यह है भाग 4 में अनुच्छेद 46 में। 243 डी की मैं बात करूं तो ये पंचायतों में आरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 243 टी की मैं बात करूं तो ये नगर पालिका में एससी एसटी में आरक्षण की बात करता है। मतलब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जितने भी उपबंध हैं, प्रावधान किए गए हैं, वो इन्हें आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे भाग 16 की। अनुच्छेद 330 और 342 में आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों वर्गों के राजनीतिक हितों के लिए या राजनीतिक रूप से उन्हें स्थान देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें से अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी व एसटी का आरक्षण करता है। एससी के लिए 84 सीट है और एसटी के लिए 47 सीट है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे 84 और 47, इससे आपको सीजीपीएससी प्री 2020 का एक क्वेश्चन याद आ गया होगा, जो क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड था। उसमें सीधा सीधा उन्होंने संख्या पूछ ली थी कि लोकसभा में कितनी सीटों का आरक्षण एससी के लिए है, कितनी सीटों का आरक्षण एसटी के लिए है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण, मतलब विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है अनुच्छेद 332 से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 हमें अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता है कि एक भारतीय संविधान में एक अनुसूचित जाति आयोग होगा जो उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। और अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्माण की बात की गई है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप हमें ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि अभी वर्तमान में एससी आयोग और एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अधिनियम की। अधिनियम में प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं और क्या क्या चीज हम इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अधिनियम का पहला अध्याय है जो 2 धाराओं से मिलकर बना है, जो सभी एक्ट में होता है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 2 परिभाषाओं की बात करता है। इसमें हम प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है आर्थिक बहिष्कार। जैसा आप समझ रहे होंगे आर्थिक बहिष्कार, तो ये क्या है? धारा 2(1) BC में इसका वर्णन किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी रूप में यदि आप आर्थिक बहिष्कार करते हैं, जैसे व्यवसाय करने से रोकना, सेवा के अवसर देने से मना करना और उन्हें अवसरों से वंचित करना। अवसरों से वंचित करना, ये सार्वजनिक स्थान में अवसरों से वंचित करने की बात कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सरकारी टेंडर निकला है और उसमें आप यदि किसी एससी एसटी वर्ग को केवल इसीलिए भरने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति है, तो ऐसे अवसरों से यदि आप वंचित करते हैं तो उसे भी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। यह है पूरा आर्थिक बहिष्कार। 2 नंबर का प्रश्न इससे बनता है। सेकंड है सामाजिक बहिष्कार। यह है धारा 2(1) EB। याद रखेंगे, पहला आर्थिक बहिष्कार है BC और सामाजिक बहिष्कार की हम बात कर रहे हैं तो धारा 2(1) EB। इसमें सामाजिक रीति रिवाजों में शामिल ना करना और किसी व्यक्ति का अपमान करना उसका सामाजिक बहिष्कार माना जाएगा। सामाजिक रीति रिवाज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये फिर से सार्वजनिक रीति रिवाजों में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपके घर का या आपके निजी कोई आप रीति रिवाज कर रहे हैं उसमें यदि आप मना कर रहे हैं या उसमें वो अलग मैटर हो गया, किंतु सार्वजनिक स्थानों में यदि कोई सामाजिक रीति रिवाज है उसमें यदि आप शामिल नहीं कर रहे हैं तो उसे अपराध माना जाएगा। अध्याय 2 की मैं बात करूं तो अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। इसमें जो अत्याचार जो वर्ड आया है इसकी भी परिभाषा धारा 2 में दी गई है। इसमें जो अत्याचार वर्ड है उसके लिए धारा ये कहती है कि अत्याचार के लिए वही परिभाषा होगी जो 1860 के भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत जो भी अपराध किए जाएंगे उसे ही अत्याचार की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 2, धारा 3 से धारा 9 तक है। ये इंपॉर्टेंट अध्याय है इसका। इसमें जो धारा 3 है वो अत्याचार के अपराधों हेतु दंड का प्रावधान करती है। ये ध्यान से देखेंगे आप इसे या ध्यान से सुनेंगे। धारा 3 जो है अत्याचार के अपराधों हेतु दंड का प्रावधान करती है।
कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है, ये उस पर लागू होती है। ठीक है, ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है, केवल उसी पर लागू होता है। इसमें अपराधों की 2 श्रेणी बनाई गई है। पहली श्रेणी में 29 अपराध ऐसे हैं जिसमें आपको जो दंड है वो 6 माह से 5 वर्ष तक मिल सकता है और अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उसके बाद जो 7 अपराध है जो बहुत खतरनाक किस्म के अपराध हैं, उसमें आपको अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई है और अधिकतम मृत्यु दंड तक का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जैसे हम कुछ देख सकते हैं कि कौन कौन से अपराध हैं, तो इसमें आप देखेंगे अमानवीय व्यवहार करना, मतदान करने से रोकना, जल स्रोतों को दूषित करना, अखाद्य पदार्थों को खाने या पीने के लिए मजबूर करना, अधिकारों से वंचित करना, अधिकार में इसमें सभी प्रकार के अधिकार आ जाएंगे, बेगार बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करना, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, निवास स्थान छोड़ने को मजबूर करना। ये सभी जितने भी हैं, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं। ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है इसे आप एलोबरेट भी कर सकते हैं या अपने शब्दों में विश्लेषण भी कर सकते हैं। प्रश्न जैसा आएगा उस हिसाब से इसका आंसर आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं धारा 4। धारा 4 बोलती है लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान। ये क्या है? ये बता रहा है कि जो सार्वजनिक स्तर में जो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, यदि वो अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं या जो उन्हें सौंपा गया है उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो भी दंड के भागी होंगे या उनके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे इसमें जो वर्णन है बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है, बहुत बड़ा अधिनियम है ये। तो इसमें अपन सामान्य जानकारी में देखेंगे कि धारा 4 कहती क्या है। इससे आपको एक ब्रीफ में नॉलेज हो जाएगा। आपको पूरा लिखना या याद करना नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इससे जानकारी होगी। आप अधिनियम से एक बार यदि आप समझ जाएंगे अधिनियम को, तो फिर उसके बाद आप इसमें अपने हिसाब से उसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने के पहले उसे सूचना पढ़कर सुनाना और लेखबद्ध करना। दूसरा है FIR दर्ज कर सूचनाकर्ता को एक प्रति देना। उसके पश्चात अन्वेषण कर और विशेष न्यायालय के समक्ष 60 दिन के अंदर आरोप पत्र फाइल करना। ये प्रमुख इसमें जो बातें हैं वो थाने से संबंधित या पुलिस अधिकारियों से संबंधित चीजें दी गई हैं, जिनके कारण कभी कभी लेट होता है, तो उसके लिए भी अधिनियम में विस्तृत प्रावधान कर दिया गया है। यदि मान लीजिए इसमें जानबूझकर उपेक्षा करता है कोई अधिकारी या लोक सेवक, तो उसे 6 माह से 1 वर्ष की सजा हो सकती है। किंतु ये जो सजा है या इसके ऊपर जो आरोप है, ये प्रशासनिक जांच समिति की सिफारिश के बाद होगा और इसका जो संज्ञान है वो विशेष न्यायालय लेगा। ठीक है, इसके पश्चात है धारा 5। बस केवल मैं जानकारी के लिए आपको पढ़ा दे रहा हूं। धारा 5 पश्चातवर्ती दोष के लिए प्रावधान। पश्चातवर्ती दोष मतलब मैंने इसके पहले के अधिनियम में आपको बताया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। धारा 7 जो है वो कुछ व्यक्तियों की संपत्ति के संहरण के प्रावधान करता है। अब इसमें एक शब्द आया है संहरण के प्रावधान। कुछ व्यक्तियों की संपत्ति के संहरण के प्रावधान, ये क्या है? यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध किया है, तो विशेष न्यायालय चाहे तो उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर सकती है जांच के बाद, और या फिर उसे राज्य सरकार को दे सकती है कुर्की के आदेश के लिए। यही है संहरण का प्रावधान। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा। ये न्यायालयों से संबंधित है। इसके बाद है धारा 9। धारा 9 जो है वो शक्तियों के प्रदान करने संबंधी प्रावधान की व्यवस्था करती है कि कैसे अधिनियम में जो शक्तियां हैं वो किसको किसको कैसे कैसे प्रदान की जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अध्याय 3 निष्कासन। इसमें धारा 10 से लेकर धारा 13 तक है। इसमें हम 2 धाराएं पढ़ेंगे। धारा 10 अपराध करने की संभावना वाले व्यक्तियों के हटाए जाने संबंधी प्रावधान। यदि मान लीजिए न्यायालय को ये लगता है या प्रशासन को ये लगता है कि कोई अपराध किया जा सकता है और जिस व्यक्ति के द्वारा ये अपराध किया जा रहा है उसे उस जगह से हटाया जा सकता है जहां पर ऐसी संभावना है कि वो ऐसा अपराध कर सकता है। ठीक है, और धारा 13 जो है वो धारा 10 के संबंध में दंड देने का प्रावधान करती है। मतलब कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपराध करने की संभावना है उसे भी दंड का प्रावधान इसमें
किया गया है। इसके बाद हम आएंगे अध्याय 4 में। अध्याय 4 जो है वो विशेष न्यायालयों की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट धारा है और इंपॉर्टेंट अध्याय है। क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि विशेष न्यायालय के बारे में अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम के तहत बताइए। तो क्वेश्चन आपका इसमें यदि ऐसा बनता है, आपको आंसर करना है धारा 14 में विशेष न्यायालय का उल्लेख किया गया है। विशेष न्यायालय का मतलब इसमें है कि राज्य सरकार के पास ये शक्ति है अधिनियम के द्वारा कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से किसी भी न्यायालय को, जिला स्तर के न्यायालय को या सेशन स्तर के न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दे सकती है। अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसीलिए है ताकि अधिनियम के अंतर्गत जो मामले हैं, जो इसकी अवधि है 60 दिनों की, उसमें ये मामले सभी निपटा लिए जाएं और जल्द से जल्द बिना अविलंब हुए कार्रवाई इसमें चलते रहे और लगातार सुनवाई हो। इसके लिए विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें धारा 14A भी है। धारा 14A जो है वो अपीलों की बात करती है। धारा 14A जो है वो अपीलों की बात करती है। ये अधिनियम में बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद बात करेंगे हम धारा 15 की। धारा जो 15 है वो विशेष लोक अभियोजक संबंधी प्रावधान का प्रावधान करती है। राज्य सरकार चाहे तो किसी विशेष लोक अभियोजक से आप समझ गए होंगे, ये एक वकील होता है जो संबंधित न्यायालय में पक्ष रखता है सरकार का बोल सकते हैं, या अपराधी के विरुद्ध ये अपनी दलीलें अदालत में रखता है। तो राज्य सरकार किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, उसे विशेष लोक अभियोजक बना सकती है। इसके बाद हम यदि बात करें तो हम बात करेंगे इसमें अध्याय 5 अत्याचार के अपराध। ठीक है, इसमें जो धारा 16 से लेके धारा 23 तक, ये पूरा जो लास्ट अध्याय है, ये अध्याय 5 में धारा 16 से लेके धारा 23 तक का वर्णन किया गया है। इसमें जो धारा 16 है वो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। इसके पूर्व वाले अधिनियम में भी हमने पढ़ा है, इसमें भी राज्य सरकार चाहे तो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। धारा जो 17 है, मैंने इसमें धारा 18 लिखी है, लेकिन जो धारा 17 है मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही से आप समझ गए होंगे। निवारक निरोध अधिनियम जो होता है वो अपराध करने से बचाने के लिए, मतलब अपराध जब हुआ नहीं है उसके पहले ही, मतलब नजरबंदी करना किसी को, या किसी क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना, ये सभी चीजें निवारक कार्रवाई के अंतर्गत आती हैं। इसी में एक क्लॉज और है धारा 17 में ही, राज्य सरकार चाहे तो योजनाओं का निर्माण कर सकती है ST/SC के लिए। राज्य सरकार इसमें योजनाओं, उनके कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण कर सकती है। तो जो धारा 17 है वो राज्य सरकार को ये शक्ति देती है कि वो ST या SC के लिए कोई भी योजना का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है धारा 18। ये धारा इंपॉर्टेंट है। पूरे अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो ये है, क्योंकि बीते वर्षों में 2015 से लेकर 2019 तक इस धारा को लेकर ही विवाद चला है, चाहे वो पॉजिटिव वे पे हो चाहे वो नेगेटिव वे पे हो। तो जो धारा 18 है ये बोलती है कि अपराधों में अग्रिम जमानत ना दिए जाने संबंधी प्रावधान। ये जो आईपीसी की धारा 438 है, आईपीसी की धारा 438 ये बोलती है कि किसी भी अपराध में आप अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अपना एक रिट दाखिल कर सकते हैं, किंतु धारा 18 जो है इस अधिनियम की वो बोलती है कि अपराधों में अग्रिम जमानत ना दी जाए, मतलब धारा 438 का लागू ना होना। इसे लेकर ही उच्चतम न्यायालय में एक विवाद हुआ था 2018 में। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 के केस में धारा 18 को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। उसने ये कहा था कि ये समता के अधिकार का उल्लंघन करती है और धारा 21 के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इसीलिए ये जो धारा 18 है ये असंवैधानिक है। तो इसे लेकर बहुत जब विवाद हुआ और इसके विरोध के लिए लोग खड़े हुए, तब सरकार ने SC/ST एक्ट में संशोधन किया 2018 में और एक धारा जोड़ी, धारा 18A। इसमें यह कहा गया, संसद ने नियम बनाया और ये कहा कि बिना प्रारंभिक जांच के FIR हो सकती है, और दूसरा क्लॉज फिर से जोड़ दिया कि अग्रिम जमानत इसमें नहीं मिलेगी।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आपको लिखना है इसमें। इसके पश्चात है धारा 21, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करने का सरकार का कर्तव्य। धारा 21 में भी राज्य सरकार SC ST कल्याण हेतु कानून बना सकती है। और जो धारा 23 है ये नियम बनाने की शक्ति है। नियम बनाने की शक्ति इसमें केवल केंद्र सरकार के पास है। कुछ भी यदि इसमें संशोधन करना है, कुछ भी करना है, तो केंद्र सरकार इसके लिए नियम बनाएगी और सदन में 30 दिन के अंदर उसे पटल में रखेगी ताकि वहां से ये पास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया 2015 में, जो लागू हुआ 26 जनवरी 2016 को। इसमें जो संशोधन किए गए, इसमें जो अपराध वाला जो सेक्शन है उसमें कुछ नए अपराध जोड़े गए और बहुत विस्तृत तरीके से इसे लिखा गया। तो इसमें कुछ संशोधन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे बाल व मुंह छटवाना जबरदस्ती, मतलब किसी दूसरे का, तो बाल व मुंह छटवाना, जूते की माला पहनाना, देवदासी प्रथा, किसी को जाति सूचक शब्द कहना, जादू टोना से संबंधित प्रताड़ित करना, पूजनीय वस्तु का निरूपण करने संबंधी कोई व्यवस्था है, या आप उसका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करते हैं, या मतदान करने या चुनाव में खड़े ना होने देने संबंधी कोई विवाद या अपराध है। ये सभी संशोधन करके विस्तृत रूप से ये बताया गया कि इसमें और कौन कौन से अपराध हैं और उसके लिए क्या क्या दंड का विधान किया जा सकता है। इसमें एक और बात थी जो मुख्य है, वो है राहत राशि के भुगतान समय को युक्ति संगत बनाना। जो पीड़ित है उसे जो राहत राशि देना है, जो भी राहत राशि तय की है सरकार ने 82,500 से लेकर 8,25,000 तक, उसे समय पर देना और उसको युक्ति संगत बनाना ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो और पीड़ित को इसमें न्याय मिल सके। तो राहत राशि के बारे में इसमें बहुत संशोधन किए गए। ठीक है, तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा अधिनियम। यदि हम इसके निष्कर्ष में आए, यदि हम ये बताना चाहें कि यदि हमें छोटे शब्दों में इसका निष्कर्ष लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं मेंस में, तो हम लिख सकते हैं इसमें संविधान नागरिकों को समता का अधिकार देता है, किंतु अनुसूचित जाति और जनजाति पर हुए अत्याचार वर्तमान में भी हैं, जिसे रोकने हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया। लेकिन राजनीतिक लाभ और दुरुपयोग के कारण यह एक्ट अपने लक्ष्य से भटक गया है एवं समाज में वर्ग भेद बढ़ गया है। इसे समाप्त कर एक्ट को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यह आपका पूरा का पूरा निष्कर्ष हो सकता है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है, ये बात सच है। और इसे यदि हमें लागू करना है तो उसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय नागरिक दोनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा का पूरा अधिनियम है। आप हमें बताइए कि ये अधिनियम आपको कैसा लगा और आपको इससे कितनी हेल्प मिल रही है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।